Hello everyone, I am Jaysha Sahu, Assistant Professor in Microbiology. Today I am going to discuss topic glycolysis. Um, Before we discuss glycolysis, मेटाबॉलिज्म को ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होने वाले एक इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जो केमिकल कंपाउंड इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू होते रहती है। मेटाबॉलिज्म जो है टू टाइप के पाथवेज को मिला के मेटाबॉलिज्म कहा गया है। पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है या कैटाबॉलिक पाथवे है यह एक्सर्गोनिक होता है नेचर में। इसमें एनर्जी जो है वो मुक्त होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी मिलती है। इस प्रकार के रिएक्शंस में कैटाबॉलिक पाथवे में जो लार्ज केमिकल कॉम्प्लेक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और स्मॉल केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। और दूसरा है एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में जो स्मॉल केमिकल कंपाउंड है वो लार्ज केमिकल कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यह एंडरगोनिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकिस मतलब स्वीट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। स्वीट कोई मीठी चीज का टूटना, तो ग्लूकोज का नेचर हम जानते हैं वो मीठा होता है, यह कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है। और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है इसमें ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल जो है वह ब्रेक डाउन होता है, डिग्रेड होता है और टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। 2 NADH and 2 ATP is formed. Glycolysis also called as the Embedon-Merov pathway. It is defined as the sequence of reaction converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with the production of ATP. एक सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और इसमें किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी कंपाउंड एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसमें 10 स्टेप्स में ये होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है और सभी स्टेप जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये जो ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है यह उन टिश्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, कॉर्निया, लेंस, उनके लिए मेजर एनर्जी यील्डिंग पाथवे है ये। और ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ब्रेन है वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही डिपेंड होता है। अंडर एरोबिक कंडीशन जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज होगा और पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में जाएगा और कंप्लीट वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है पायरुवेट है वो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा एनारोबिक कंडीशन में। फेट ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग सिस्टम। ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन को यूज करके कंप्लीट इसका जब डिग्रेडेशन होता है तो 6 CO2 और 6 H2O में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी है 2840 किलोजूल पर मोल मिलता है, प्रोवाइड होता है। ये ग्लूकोज का टोटल डिग्रेडेशन है, टोटल कैटाबॉलिज्म है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल ये सब इन्वॉल्व हैं। लेकिन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट, 2 NADH मिलेगा, 2 ATP मिलेगा और जो ग्लाइकोलिसिस से जो हमको एनर्जी मिलती है वह ग्लूकोज के टोटल डिकम्पोजिशन से, टोटल कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका ये 5.2% होता है। यहाँ पे ये डायग्राम से समझ में आ रहा है, ग्लूकोज का टोटल कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यहाँ पे शो हो रहा है।
ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन होता है तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन होगा तो राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज होगा। ये दोनों स्टेप जो है वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ये बता रहा है एनाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब ग्लूकोज से मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जैसे ग्लाइकोजन, स्टार और सुक्रोज। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को शो कर रहा है ग्लूकोज का। नेक्स्ट ये जो है ये सिर्फ कैटाबॉलिज्म को बता रहा है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप के बाद 10 स्टेप रिएक्शन है, उसके बाद ये 2 पायरुवेट में चेंज होगा। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है। फिर उसके बाद एरोबिक कंडीशन में ये क्रेब साइकिल में जाएगा और वहां पे कंप्लीट ये जो पायरुवेट है या ग्लूकोज है कंप्लीटली वो CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड ATP, NADH, FADH2 ये फॉर्मेशन होगा। अगर एनारोबिक कंडीशन है मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन करके पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, और कुछ जब मसल्स जब बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है उस कंडीशन में भी मसल्स में भी लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो इथेनॉल जो है ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन से फॉर्मेशन होता है और जो लैक्टेट फॉर्मेशन है वो कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह से होता है और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट सेल्स हैं उनके थ्रू। और मसल्स में जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है वर्क ज़्यादा करता है मसल तब भी लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं जो ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। उसको 2 स्टेज में बांट दिया गया है। स्टेज 1 में रिएक्शन 1 to 5, इसमें जो ग्लूकोज है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रुक्टोज का फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर उसके बाद वह फाइनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट and is formed and ATP is consumed in first stage. In second stage reaction 6 to 10, इस रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे 4 ATP और 2 NADH फॉर्मेशन होगा। ब्रीफ में यहाँ पे देख लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक स्टेप को और फिर देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फिर यहाँ पे क्लीवेज होगा। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 कंपाउंड में क्लीवेज हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइजेशन से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएगा। यहाँ से इस स्टेप से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर फाइनली ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट प्राप्त होगा। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप 1 इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली जो ग्लूकोज होता है उसका वो ब्रेक डाउन उसका इजिली नहीं होता बिकॉज इट इज फेयरली स्टेबल कंपाउंड, इट रेजिस्ट ब्रेक डाउन। तो उसके लिए उसको और ज़्यादा रिएक्टिव करने के लिए उसको फॉस्फोराइलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एक्टिवेट किया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, जिसमें वो ATP से फॉस्फेट ग्रुप लेता है और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें हेक्सोकाइनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। स्टेप 2 है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इस प्रोसेस में फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। मतलब ग्लूकोज जो है वो
पाइरेनोस स्ट्रक्चर है और एल्डोस फॉर्म है, जो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे को आइसोमर्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेस। नेक्स्ट है सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप जो था फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, वो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन था, और स्टेप जो थर्ड है वो सेकेंड फॉस्फोराइलेशन है। इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होगा और वह चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पहले फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 6 में फॉस्फेट था, अब कार्बन नंबर 1 और 6 दोनों में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी एक एटीपी का उपभोग होगा, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप लिया जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस के द्वारा, और एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। थर्ड है ब्रेक डाउन। इसमें फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज होता है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, जो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 यौगिकों में कन्वर्ट ब्रेक डाउन होता है एल्डोलेस एंजाइम के थ्रू। पहला है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, इट कैन इजिली readily converted to glyceraldehyde 3 phosphate by isomerization. In this process, triose phosphate isomerase enzyme convert dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate. फिफ्थ स्टेप आइसोमराइजेशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वही आइसोमराइजेशन। फिफ्थ स्टेप ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आइसोमर। दोनों जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, परंतु जैसे मैंने अभी कहा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो ज़्यादा इजिली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6 जो है वो है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि जो ग्लूकोज जो 1 मॉलिक्यूल था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से जितने भी यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होंगे उसके हम 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं, इनका फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन दोनों अभिक्रियाएं इसमें होगी, और इसमें दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस in which is energy yielding phase. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा, जिसको NAD+ उसको एक्सेप्ट करेगा, और NAD+ जो है वो NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जो NADH है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा वो एक NADH जो है 3 ATP में कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में बाद में जाकर। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 NADH फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 × 3 6 ATP फॉर्मेशन हो रहा है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम पार्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्शन हो रहा है। यहाँ पे एंजाइम जो पार्टिसिपेट करेगा वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे 2 NAD+ जो है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज फर्स्ट रिएक्शन इन एनर्जी यील्डिंग फेज ऑफ EMP पाथवे। स्टेप 7 है
formation of ATP from 1,3-diphospho, formation of ATP and formation of 1,3-diphosphoglycerate. अच्छा सॉरी, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। तो सेवन्थ स्टेप में क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वह 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। इन 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट विच इज ट्रांसफर टू एडीपी एंड एडीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी। यहाँ पे सभी के 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे 2 एडीपी जो है 2 एटीपी में कन्वर्ट होगा। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम यहाँ पे जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा और इसे हम बोलेंगे फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। As energy is removed from 1,3-diphosphoglycerate and it is transferred to ADP and which is converted to ATP. Step 8 is isomerization reaction in which 3-phosphoglycerate converts to 2-phosphoglycerate by the help of enzyme phosphoglycerate mutase. Next step is dehydration of 2-phosphoglycerate. डिहाइड्रेशन मतलब नाम से समझ आ रहा है कि H2O यहाँ से रिलीज होगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इनोलेस एंजाइम की प्रेजेंट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक H2O रिलीज होगा। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू एटीपी और इस प्रक्रिया में पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और उसे एडीपी उसको ग्रहण करके उसको एक्सेप्ट करके वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज होगा और यहाँ पे 2 एडीपी जो है वो 2 एटीपी में कन्वर्ट होंगे। ये स्टेप है सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक ये ग्लाइकोलाइसिस है। फिर पायरुवेट जो है एरोबिक कंडीशन में वो क्रेब्स साइकिल में चला जाए, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल या लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। एनर्जेटिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हम देखते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वह 2 एटीपी और 2 NADH को लेता है और ये बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में 2 NADH में चेंज होता है और 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर हम टोटल देखें तो 2 ATP जो है वो कंज्यूम हो रहा है और 4 ATP बन रहा है, मतलब टोटल जो है 4 - 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है और 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है। और एरोबिक कंडीशन में जैसे मैंने अभी कहा यह क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और एनारोबिक कंडीशन में यह या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, इथेनॉल बनाएगा, या फिर यह लैक्टेट बनाएगा। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, इस स्टेप में फर्स्ट हम देखें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है तो वहां पे 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी मैंने कैलकुलेशन बताया था 2 NADH जो है 6 ATP के बराबर होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 ATP। फिर नेक्स्ट है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे 2 ATP फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जब इनॉल पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज होता है, तब वहाँ पे भी 2 ATP फॉर्मेशन होता है। मतलब टोटल जो है 10 ATP फॉर्मेशन हो रहा है 1 ग्लूकोज से। बट
स्टार्टिंग के जो फेज जो है वहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम भी हुआ था जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तथा सेकेंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना। तब दोनों रिएक्शन में एक एक एटीपी यूज हुआ था, मतलब 2 एटीपी कंज्यूम हुआ है और 10 एटीपी बना है। मतलब अगर हम देखें कि नेट एटीपी सिंथेसाइज जो हुआ है वह कितना है, तो नेट एटीपी जो है वो 8 यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है। थैंक यू।